नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। तो ठीक है, क्या कंप्लीट हो गया था हमारा? हाँ, एक्स हमने कंप्लीट कर लिए थे ना। ठीक है, तो बच्चे अब हमारा जो टॉपिक बचा है वो बचा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, तो वो हम कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले आप थोड़ा सा समझें कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती क्या है। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले बैकग्राउंड समझाती हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सी हैं। ठीक है, और फिर एक एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को हम अलग से पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो तो फिर देखो बच्चों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल के हमारे पॉलिटी में दो प्रकार की बॉडीज होती हैं। ठीक है, तो चलिए चली कैसे रहा है, एक मिनट। क्या बता रही थी मैं? हाँ, तो बॉडीज बच्चे दो प्रकार की होती हैं। पहले मैं यहाँ पर फ्लो चार्ट बना देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन। ठीक है ना, उसके पश्चात मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बॉडीज को क्या संस्थान लिख दूं, संवैधानिक, ये एक बार चेक कर लेना यार। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को एकदम क्या बोलेंगे, मैं संस्थान लिख रही हूँ फिलहाल। ठीक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल का क्या मतलब बच्चे? असंवैधानिक। और इसमें भी बच्चे दो प्रकार की होती हैं, स्टैच्यूअरी और नॉन स्टैच्यूअरी। समझो अब जरा, देखो बच्चों, जो बॉडीज हैं ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एक होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। संवैधानिक संस्थान और असंवैधानिक संस्थान। और जो असंवैधानिक बॉडीज होती हैं, जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं, उन्हें फर्दर हम दो में डिवाइड करते हैं, एक स्टैच्यूअरी बॉडी और एक नॉन स्टैच्यूअरी बॉडी। जरा समझो ध्यान से अंतर क्या है बच्चे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिनका एस्टेब्लिशमेंट, जिनका निर्माण हमारे संविधान के द्वारा किया गया है। या मैं सिंपल भाषा में कह दूं कि जिन बॉडीज को हमारे संविधान द्वारा बनाया गया है, या जिन बॉडीज का जिक्र हमारे संविधान में किया गया है, उनको हम संवैधानिक बॉडीज यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। Means those bodies which are mentioned in our constitution, which are established by our constitution, these bodies are known as constitutional bodies. Clear है बच्चों को? और वहीं दूसरी तरफ होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिन बॉडीज को हमारे संविधान के द्वारा नहीं बनाया गया, या जिन बॉडीज का जिक्र हमारे संविधान में नहीं किया गया है, जिनसे रिलेटेड आर्टिकल हमारे संविधान में नहीं है, उन्हें हम कहते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। असंवैधानिक संस्थान या फिर गैर संवैधानिक संस्थान भी इसे हम कह सकते हैं, गैर संवैधानिक। ठीक है, so those bodies which are not mentioned in our constitution, which are not established by our constitution, they are known as non constitutional bodies. उन्हें हम non constitutional bodies कहते हैं। बच्चे
अब ये जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं, एक स्टैच्यूरी बॉडी होती है और एक नॉन स्टैच्यूरी बॉडी होती है। अब समझते हैं कि स्टैच्यूरी बॉडी और नॉन स्टैच्यूरी बॉडी में क्या फर्क होता है। What is the difference between statutory and non-statutory body? So let me see the difference between these two. So देखो बच्चों, स्टैच्यूरी बॉडी वो बॉडी होती है, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि चाहे वो स्टैच्यूरी हो चाहे वो नॉन स्टैच्यूरी हो, है तो गैर संवैधानिक ही, है तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल ही। तो स्टैच्यूरी बॉडी वो बॉडीज होती हैं जिन्हें पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया हो। जिन्हें स्टैच्यूरी बॉडी कौन सी होती है, जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई गई हो, कि भैया पार्लियामेंट में बहुत बड़ा डिस्कशन चला है और फिर उसके बाद में कोई बॉडी बनाई गई है, यानी कोई बॉडी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई है उसे मैं स्टैच्यूरी बॉडी कहूंगी। और ऐसी बॉडी जो किसी एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर पर बनाई गई है, जैसे राष्ट्रपति ने कह दिया कि भाई ऐसी एक बॉडी बना दो, ठीक है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा नहीं बनाई गई है वो, बल्कि एक एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर पर बनाई गई है, उसे नॉन स्टैच्यूरी बॉडी कहा जाता है। तो बच्चों को ये चार्ट क्लियर है कि इसमें 1 2 3 चारों का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा निर्मित नहीं किया गया है। तो फिर कैसे बनाई गई होंगी भाई, तो 2 तरीके से बनाई गई होंगी, या तो पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास किया होगा उसके तहत कोई बॉडी बनी होगी, या फिर हमारे जो एग्जीक्यूटिव है जैसे प्रेसिडेंट हो गए तो उनके ऑर्डर पर बनी होंगी। तो जो बॉडीज पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई गई उसे स्टैच्यूरी बॉडी कहा गया, और जिन बॉडीज को एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर पर बनाया गया उसे नॉन स्टैच्यूरी बॉडी के नाम से जाना जाता है। तो इज दिस चार्ट इज वेरी क्लियर टू यू और नॉट? ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो बच्चे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे। जब हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज खत्म हो जाएंगी उसके बाद हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से स्टार्ट करें। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक बॉडीज। अब देखो इसमें काफी सारी बॉडीज है, अब एक तो है नहीं, देयर आर सो मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अब समझो यहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंतर्गत कौन कौन सी बॉडीज आती हैं, उन सबको मैं एक साथ यहाँ पर लिख रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने पहले मतलब फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है ना, चलो देखो इसमें पहली बॉडी होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज ECI। दूसरी होगी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, UPSC, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तीसरी बॉडी होगी बच्चे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, SPSC। फोर्थ होगी हमारी फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST, माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक ऑफिसर,
कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ये बॉडीज हैं हमारी टोटल, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। बच्चे इन बॉडीज को हम पढ़ेंगे अच्छी तरह से। अब देखो, एक साथ पहले मैंने इन्हें क्यों लिखवाया, उसका पीछे का मकसद समझो जरा। देखो, आपसे कभी कभी बड़ा ही साधारण सा प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, या फिर निम्नलिखित में से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। समझ रहे हो? तो इस चार्ट को एक बार तुम फटाफट से एक बार देख लोगे सरसरी निगाहों से, तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छा ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। तो आपका प्रश्न कैसे आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक बॉडी नहीं है। आपके ऑप्शन होंगे इस प्रकार, आपको दे देंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन दे देंगे आपको नेशनल कमीशन फॉर एससी, तीसरा ऑप्शन दे देंगे आपको फाइनेंस कमीशन, और चौथा ऑप्शन आपको दे देंगे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो क्या मैंने यहाँ कहीं एनएचआरसी लिखा है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन मैंने यहाँ कहीं लिखा है? तो अब बच्चे समझ गए ना कि अच्छा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ चार्ट जिससे आपके दिमाग में फटाफट बैठ जाएगा कि अच्छा ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इनसे अलग यदि कोई मुझे बॉडी दिखाई देती है तो मैं कह सकती हूँ कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल में आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंगली मैं उसे टिक कर दूंगी। या आपसे इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो आपके ऑप्शन इस तरह से हैं कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दूसरा आपका दे दिया ऑप्शन सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और चौथा आपको ऑप्शन दे दिया माइनॉरिटी लिंग्विस्टिक ऑफिसर। तो बताओ जरा कौन सी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या मैंने यहाँ कहीं सीवीसी लिखा है? क्या मैंने यहाँ कहीं सीबीआई लिखा है? क्या मैंने यहाँ कहीं एनएचआरसी लिखा है? क्या मैंने यहाँ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफिसर लिखा है? जी बिल्कुल, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ऑफिसर या माइनॉरिटी, ठीक है, लिंग्विस्टिक ऑफिसर लिखा है ना ये तो मैंने। तो यानी ये क्या है, मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो सीवीसी है, सीबीआई है, एनएचआरसी, दे ऑल आर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दीज बॉडीज व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है बच्चा? तो ये एक साथ लिखने का क्या मतलब था, समझ गए ना? कि आपसे कोई पूछ ले इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी नहीं है, तो आपको कोई आपत्ति ना हो उसे टिक करने में ऑप्शन को। ठीक है बच्चा? अब हम एक एक करके इन बॉडीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं सोच रही हूँ एक वीडियो में एक ही बॉडी कंप्लीट करा दूँ, सो दैट आपको हैक्टिक सा ना हो कि यार, क्योंकि ये तो आपको याद करने पड़ेंगी ना। अब इसमें ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं इसमें कुछ समझा सकती हूँ आपको, बस मैं तो बता सकती हूँ इसका टेन्योर ये, इसका टेन्योर ये, इससे रिलेटेड आर्टिकल ये, तो यू हैव टू मेमोराइज देम, है ना। तो एक एक बॉडी एक एक वीडियो में 5-5 या 10-10 मिनट की जितनी भी रहेगी ऐसे हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे क्या है ना, आप कभी भी ऐसे आते जाते देख ली फटाफट से तो दिमाग में वो बैठ जाएगी। ठीक है, एक साथ कराऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इट इज़ अबाउट 50 मिनट्स। तो उस पर फिर ऐसा फीलिंग आएगी, अरे भैया 50 मिनट की वीडियो कौन देखे। तो ऐसा, क्योंकि एक एक बॉडी को एक एक उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। मिटा दो ये। तो चलो आज हम हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही डिस्कस करेंगे। और जो छोटू ज्यादा ही छोटू होंगी तो उनको हम एक ही वीडियो में ले लेंगे। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि 2 मिनट की वीडियो। चलो करें भाई स्टार्ट। तो बच्चे हमारी पहली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बच्चे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपसे पूछ लिया जाता है कि विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग इसे हम बोलेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? तो बच्चे फटाफट से क्या बता देंगे कि बच्चा आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 इज रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चलो ठीक है। वाई दिस बॉडी, क्यों है ये बॉडी, क्या फंक्शन है इस बॉडी का? तो बच्चे ये बॉडी बनाई गई टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। भारत में फ्री और फेयर इलेक्शंस को इंश्योर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाई गई। ठीक बच्चा। तीसरे आता है कि ये किन किन व्यक्तियों के या किन किन संस्थानों के इलेक्शन से संबंध रखती है, यानी ये कौन कौन से इलेक्शंस कंडक्ट कराती है। तो बच्चे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, चुनाव आयोग होगा ना, ये चुनाव आयोग, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किन किन के चुनाव कराती है बच्चे? तो एक तो ये पार्लियामेंट के इलेक्शन कराती है, पार्लियामेंट के इलेक्शंस कराती है, और स्टेट लेजिस्लेचर विद, जो राज्य की विधायिका है उसके इलेक्शंस कराती है, स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन। इलेक्शन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट से रिलेटेड इलेक्शन ये कराती है प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए, और इलेक्शन ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन ये कंडक्ट कराती है। सो ये 4 इलेक्शन कंडक्ट कराती है बच्चा, पार्लियामेंट के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के पद का इलेक्शन, और वाइस प्रेसिडेंट के पद का इलेक्शन जो है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। बच्चे एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया जाता है, इनमें से किसके इलेक्शन का संबंध इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का से नहीं होता? आपके ऑप्शन है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का संबंध, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का संबंध, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन का संबंध, या फिर पंचायत के इलेक्शन का संबंध। तो जरा बच्चे मुझे बता दें, क्या मैंने यहाँ पर कहीं पर भी लिखा है कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है? नहीं लिखा ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका कि पंचायत के इलेक्शन या नगर निगम जो म्युनिसिपैलिटी होती हैं उनके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराती है। प्लीज टू रिमेंबर दिस फैक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि केवल 4 से ही संबंध रखती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन। जब मैंने आपको पंचायत और म्युनिसिपैलिटी पढ़ाया था तब आपको मैंने उस समय बताया था कि पंचायत के और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उससे संबंधित आर्टिकल भी मैंने उसे आपको वहां पर बताया था। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे म्युनिसिपैलिटी वाली और पंचायत वाली वीडियो देखेंगे तब मैंने वहां पर आपको सब बताया है, स्टेट फाइनेंस कमीशन के विषय में भी, स्टेट इलेक्शन कमीशन के विषय में भी। यहाँ पर नोट डाल के फिर से एक बात लिख लो, दैट, ये मिटा दो, यहाँ पर नोट डाल के फिर से एक बात लिख लीजिए कि इलेक्शंस ऑफ पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी are not related to election commission of India. They are conducted by, किसके द्वारा कराए जाते हैं बच्चे इसको? स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। They are conducted by state election commission.
So this is an important note for you and you have to memorize this fact. ठीक है बच्चा, हो गया भाई कि बच्चा इलेक्शन, पंचायत के और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराती है, बल्कि इनके इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कंपोजिशन क्या है, मतलब कितने मेंबर है, वो सब चीजें। बच्चे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो कंपोजिशन होती है, जो गठन होता है, उसकी बात हमारा आर्टिकल 324 ही करता है। तो ये कहता है कि इसके अंदर एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। चीफ, ये कुछ अजीब सा लग रहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा एक, तो प्लस अदर इलेक्शन कमिश्नर्स और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन ये इलेक्शन कमिश्नर कितने होंगे या होंगे भी या नहीं, ये डिसाइड करेगा फिक्स बाय प्रेसिडेंट। बच्चे, इनको फिक्स कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा कि भाई एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, ये तो पक्की बात है। लेकिन बाकी अदर जो दूसरे इलेक्शन कमिश्नर है वो कितने होंगे, दैट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट फिक्स करेगा कि एक और होगा या दो और होंगे या तीन और होंगे, कितने होंगे, दैट इज अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। वो कौन डिसाइड करेगा बच्चा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ठीक, अच्छा जी, ठीक है। अब बात आती है, अब इसका ये लिख लिया है ना, मिटा दूं ये। अब इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चलो, कैसे कैसे कितने होते थे, इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में चलते हैं। तो बच्चे, जब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनी थी, ऑब्वियस सी बात है 1950 से ये फोर्स में है, तो 1950 से लेकर और 15 अक्टूबर 1989 तक ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बच्चे सिंगल मेंबर बॉडी थी, यानी प्रेसिडेंट को कोई आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई कि कोई और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा, मतलब के अलावा अदर इलेक्शन कमिश्नर की भी आवश्यकता है। उसको कोई ऐसी, हमारे प्रेसिडेंट जी को ऐसी कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर अलग से और इलेक्शन कमिश्नर को रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यानी एक सिंगल मेंबर बॉडी होती थी, यानी एक ही व्यक्ति होता था उसमें, जिसे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम से जानते थे। अब क्या हुआ, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 में हमारे प्रेसिडेंट महोदय ने दो और इलेक्शन कमिश्नर्स को इसमें अपॉइंट किया। यानी एक तो यहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, प्लस दो अदर, ये तो हमेशा से ही थे, प्लस दो यानी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को हमारे प्रेसिडेंट महोदय ने इसमें अपॉइंट किया। तो यानी 16 अक्टूबर 1989 से जो अभी तक सिंगल मेंबर बॉडी थी हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अब वो कैसी बॉडी बन गई बच्चे, मल्टी मेंबर बॉडी बन गई। यानी कितनी, कैसी बॉडी बन गई, मल्टी मेंबर बॉडी। यानी अब तो इसमें टोटल 3 मेंबर हो गए, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर। अब क्या कोई बच्चा सोच सकता है कि ऐसा क्यों किया गया हो कि भाई 1950 से लेके 1989 मतलब 15 अक्टूबर 1989 तक ये केवल एक सिंगल मेंबर बॉडी रही, केवल एक ही इसमें चीफ, वही एक ही व्यक्ति था चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ भी क्या, बस इलेक्शन कमिश्नर ही कह दो, कोई और है थोड़ी उसमें। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 से इसे मल्टी मेंबर बॉडी कर दिया गया।
यानी और दो नए इलेक्शन कमिश्नर्स को इसमें अपॉइंट किया गया। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों किया गया ऐसा? बच्चों को क्या याद है, मैंने बच्चों को बताया था कि 1989 में कुछ हुआ था, जो वोटिंग एज थी वो 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 साल कर दी गई थी। बताया था मैंने बच्चों को क्या, ये एक अमेंडमेंट हुआ था 1988 में, जिसमें ये कहा गया था कि 1989 से ये फोर्स में आएगा और 1989 में जो एज है वो घटाकर, वोटिंग एज जो है उसे घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। तो लोड और पड़ गया, इतने सारे वो बनाना, इलेक्टोरल उसमें दर्ज करना, वो सब। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर बहुत ज्यादा कार्यभार पड़ गया। तो उस अतिरिक्त कार्यभार को संभालने के लिए प्रेसिडेंट ने 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया। अभी तो मैंने आपको बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ फिक्स नहीं लिखा हुआ कि कितने अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे, दैट इज अप टू दी प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट के ऊपर है कितने इलेक्शन कमिश्नर उसको अपॉइंट करने हैं, ठीक है। तो अब 1989 से ये मल्टी मेंबर बॉडी हो गई। अब फिर 1990s में फिर इसे सिंगल मेंबर बॉडी कर दिया गया। ये कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं बता ही रही हूँ, सिंगल मेंबर बॉडी कर दिया गया। और फिर 1993 से फिर ये मल्टी मेंबर बॉडी कर दी गई। तो यानी अब 1993 से हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसी बॉडी है बच्चे? मल्टी मेंबर बॉडी है। बच्चों को हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्लियर है कि 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 से इसे मल्टी मेंबर बॉडी कर दिया गया अतिरिक्त कार्यभार बढ़ने की वजह से, क्योंकि वोटिंग एज जो है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 1990 में फिर इसे सिंगल मेंबर बॉडी कर दिया गया, फिर 1993 में फिर इसे मल्टी मेंबर बॉडी कर दिया गया और 1993 से और आज तक ये एक मल्टी मेंबर बॉडी के रूप में जानी जाती है। अब ये मल्टी मेंबर बॉडी है। बच्चों को क्लियर है कंपोजिशन और उससे रिलेटेड बैकग्राउंड? ठीक है। अब कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, क्या आते हैं भाई, देखते हैं। बच्चे आपके एग्जाम में आता है कि इसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये मल्टी मेंबर बॉडी है प्लस अदर इलेक्शन कमिश्नर्स को कौन अपॉइंट करता है? तो बच्चे इनको अपॉइंट किया जाता है हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा, बाय अवर प्रेसिडेंट, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा इसे अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, टेन्योर क्या होता है? ये जो मेंबर्स होते हैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का, इनका टेन्योर क्या होता है बच्चे? इनका टेन्योर होता है बच्चे 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु होती है। यानी या तो उसने 6 वर्ष कंप्लीट किए हो या फिर उसकी आयु 65 वर्ष की हो चुकी हो, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है, और हटाया जा सकता है तो क्या बैकग्राउंड होगा, क्या बैकग्राउंड नहीं मतलब क्या ग्राउंड होगा, और कौन हटाएगा? देखो बच्चे यहां पर जरा समझो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ है, चीफ की बात कर रही हूं मैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, इनका रिमूवल है और ग्राउंड ऑफ रिमूवल इज सेम होता है एज दैट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कुछ भी कह दो, क्योंकि हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट का भी रिमूवल वगैरह वो सब सेम था, ठीक है। तो जो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनका रिमूवल और उनका हटाने की पूरी प्रक्रिया
और हटाने का ग्राउंड वो सेम होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का होता है। बच्चे, मैंने आपको रिमूवल की प्रक्रिया और किस आधार पर उन्हें हटाया जा सकता है ये मैंने आपको पूरा डिस्कस किया था जब मैंने आपको पढ़ाया था क्या, सुप्रीम कोर्ट। उस वीडियो को जाके आप देखेंगे कि क्या है रिमूवल प्रोसीजर एंड किस ग्राउंड पर हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस को, बताया था मैंने। वही सेम आधार पर है कि भाई ग्राउंड वही है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, और क्या प्रोसीजर है वो 2/3 मेजोरिटी से दोनों सदनों के द्वारा पास किया जाएगा वो रिमूवल प्रोसीजर, रिमूवल प्रस्ताव, तब जाके प्रेसिडेंट उन्हें हटाएगा। तो उसी प्रकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी जो रिमूवल है की प्रक्रिया और ग्राउंड इज सेम एज दैट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है बच्चा? अच्छा चलो ठीक है, अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ऐसे हटाया जा सकता है। अदर कमिश्नर्स को कैसे हटाएंगे भाई? अदर इलेक्शन कमिश्नर को कैसे हटाया जा सकता है? अदर इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाएगा व्हेन रिकमेंडेड बाय, व्हेन देयर रिमूवल, देयर मतलब इनका, व्हेन देयर रिमूवल recommended by chief election commissioner। ठीक है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाएगा एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जो अदर इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको कैसे हटाया जाएगा? अगर अदर इलेक्शन कमिश्नर के हटाने का रिकमेंडेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा दिया जाता है तब उन्हें हटाया जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों को? अब यहाँ पर एक और बात आती है कि इनकी सैलरी वगैरह किसके समान होंगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और अदर इलेक्शन कमिश्नर की। तो इनकी बच्चे सैलरी, अलाउंसेस वगैरह वो सब समान होते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जैसा। ठीक है, अब बात आती है कि मान लो इनमें मतभेद हो जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई और बात कह रहा है और जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर है वो कोई और बात कह रहा है, तो डिसीजन किस आधार पर लिया जाएगा? तो बच्चे डिसीजन मेजॉरिटी के आधार पर ही लिया जाएगा। किस आधार पर डिसीजन लिया जाएगा? मेजॉरिटी के आधार पर डिसीजन लिया जाएगा। अब कुछ 2-3 चीजें उन्हें बस ऐसे सुन लो। रिटायर हो जाते हैं वो मान लो यहाँ से, तो उनको कोई डिबेयर्ड नहीं है, वो कोई दूसरा गवर्नमेंट ऑफिस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी इन पर नहीं होती है इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। ठीक है, तो मेनली तो आपसे यही पूछ लिया जाता है कि यही आपको याद रखना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विषय में। ठीक है, तो एक बार फटाफट से हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है बच्चे, ये एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है, परमानेंट है और इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये क्यों आई? ताकि हमारे देश में स्वच्छ तरीके से चुनाव हो सके। और इसका कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड है? आर्टिकल 324 इससे रिलेटेड है। कंपोजिशन क्या होती है बच्चे? इसमें हमारे संविधान में लिखा हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे, और अदर इलेक्शन कमिश्नर की गिनती संख्या क्या होगी वो डिसाइड करेंगे हमारे प्रेसिडेंट। अदर इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? तो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। बैकग्राउंड क्या था कंपोजिशन से रिलेटेड कि भाई 1950 से लेके 15 अक्टूबर 1989 तक ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, फिर 16 अक्टूबर 1989 से ये मल्टी मेंबर बॉडी हो गई, 1990 में फिर ये सिंगल मेंबर बॉडी हो जाती है, और 1993 से फिर ये मल्टी मेंबर बॉडी हो जाती है, और 1993 से आज तक ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है। ठीक है, अगर मल्टी मेंबर बॉडी में इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कोई मतभेद होता है तो डिसीजन कंसेंसस से होगा, मेजॉरिटी के आधार पर होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किस तरह से हटाया जा सकता है? एज दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जज के तरीके से, बिल्कुल सेम प्रोसीजर और सेम ग्राउंड्स। और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्या अगर ये रिटायर हो जाते हैं ये जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं तो क्या इन्हें और कोई गवर्नमेंट पद दिया जा सकता है? तो जी बिल्कुल दिया जा सकता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं पर नहीं लिखा कि रिटायर होने के बाद इन्हें किसी भी गवर्नमेंट का पद इन्हें नहीं मिलेगा। तो इन्हें
ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस पर ये किसी गवर्नमेंट ऑफिस पर ये बैठ सकते हैं। तो यही एक सिंपल सा टॉपिक था। मोस्टली तो आपसे यही पूछ लेते हैं आर्टिकल कौन सा है, कैसी बॉडी है। आर्टिकल कौन सा है 324, कैसी बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इसके इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट। और सबसे महत्वपूर्ण कि इनका टेन्योर कितना होता है, 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु हो। 4-5 क्वेश्चन है मेनली तो जो पूछे जाते हैं। बाकी कोई बैकग्राउंड जो मैंने डिस्कस किया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वो पूछा नहीं जाता है, बट स्टिल थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हो जाए इसलिए मैंने बता दिया। मोस्टली यही 4-5 क्वेश्चन है जो पूछते हैं, ठीक है। तो अगली बार जब मिलेंगे तो यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।